मर्जर्स और तगड़े एक्विजिशन के काम चल रहे हैं और वो सब बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। मैं अभी बहुत बिजी चल रही हूँ। इन सब बातों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। रात को काफी देर गए। बुयू अपने स्टडी रूम में बिल्कुल अकेली बैठी थी और उसने अपने फोन में छिपा कर रखी हुई एक पुरानी और सीक्रेट गैलरी खोली। उसके अंदर बस एक बहुत ही छोटा सा वीडियो था जो कुछ साल पहले दोस्तों की एक पार्टी का था। उस दिन किसी ने मुझे गाना गाने के लिए मजे में बहुत चढ़ाया था। उन सबकी इतनी खुशी देखकर मैं भी उन्हें मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं तुरंत उछलकर स्टेज पर गया, माइक पकड़ा और पूरे जोश में आकर एक बहुत ही कड़क और रापचिक पॉप गाना गा दिया था। बुयू ने ये फालतू सा वीडियो कब सेव किया था ये बात तो उसे खुद भी याद नहीं थी। स्क्रीन पर नाचते हुए मेरी उस पूरी बेखौफ और बिंदास शक्ल को देखकर और अपनी आज की इस झंड और बोरिंग जिंदगी से उसे मिलाते हुए बुयू का दिल ऐसे दर्द कर रहा था जैसे किसी ने उसे कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। एकदम घोटने वाला धीमा दर्द उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। उसने झटके से वीडियो बंद किया और अपना फोन टेबल पर उल्टा करके रख दिया ताकि वो उसे ना देख सके। उसकी छाती एकदम तेज तेज सांसें ले रही थी। वक्त बड़ी तेजी से बीतता चला गया और पलक झपकते ही देखते पूरे 3 साल हवा हो गए। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन था। बुयू एक बहुत ही ज्यादा बड़े और जरूरी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट की अपनी बिजनेस ट्रिप खत्म करके पूरे भौकाल और स्वैग के साथ अपने देश वापस लौट आई थी। वो फट्टू जून भी उसके होने वाले मंगेतर की तरह उसके साथ चिपक कर वापस आया था। उनकी ये ट्रिप एकदम लो की थी और उन्होंने आम लोगों की भसड़ से बचने के लिए सीधा वहां के वीआईपी रास्ते को चुना था। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपना टशन दिखाते हुए उस वीआईपी रास्ते से बाहर निकले, एक बहुत ही तेज कान फाड़ने वाली आवाज उनसे टकराई। उस अराइवल हॉल के अंदर पागलों की तरह भीड़ जमा हो रखी थी। वहां मौजूद अनगिनत लड़के और लड़कियां अपने हाथों में चमकते हुए लाइट बोर्ड, फूल और बड़े बड़े पोस्टर पकड़े हुए पूरे जोश के साथ एक साथ बस एक ही नाम बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, फाइशू फाइशू। उनकी चीखने की आवाज इतनी ज्यादा तेज और बवाल थी कि ऐसा लग रहा था जैसे एयरपोर्ट की छत उड़ जाएगी। वहां बहुत सारे आम मुसाफिर भी अपने रास्ते में रुक गए और एकदम हैरानी से इधर उधर देखने लगे। वो सब आपस में फुसफुसाते हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर ये माजरा क्या है, इतनी भसड़ मची है और तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरा नाम है फैंगशू, आज के टाइम का सबसे तगड़ा सुपरस्टार जिसने 3 साल पहले अपना जलवा दिखाया था। मुझे आजकल के टाइम का पैन एन और 1000 चेहरों वाला एकदम सॉलिड और खतरनाक बेस्ट एक्टर माना जाता है। क्या बात है। उधर मेरा नाम सुनते ही शिनबुयू के कदम अपने आप ही उस जगह रुक गए और उसका एकदम से दिमाग दही हो गया। उसने बिना ज्यादा सोचे बस उस तेज आवाज और बेकाबू भीड़ की नजरों का पीछा किया और आखिरकार उस रास्ते के एकदम दूसरी तरफ बड़े खंभे पर लटके मेरे एक बहुत विशाल रापचिक पोस्टर पर अपनी नजरें टिका दी। वो बस एकदम शांत होकर उस जगह पर खड़ी रही और उसकी आंखें चारों तरफ फैले हुए उस बड़े से पोस्टर पर एकदम मजबूती से अटक गई थी। क्या ही बात है, ऐसा लगा जैसे वो सारा शोर एक पल में ही गायब हो गया हो और पूरी दुनिया में बस मेरा वो कातिलाना और चमकता हुआ सितारा मौजूद था। उसी वक्त फैंग जुन नाम के उस बंदे ने भी मेरा वो भौकाल वाला पोस्टर देख लिया और उसने बिना सोचे बुयू का हाथ जोर से पकड़ लिया और बोला, बुयू ये तो मैं ही हूँ। मैंने बहुत पहले सुना था कि मैं कुछ सालों से अपने करियर को चमकाने के लिए विदेश चला गया था। लगता है मैं एक बड़ा और मशहूर सेलिब्रिटी बन गया हूँ। खानदानी काम करने के बजाय मैं शोबिस की चकाचौंध वाली उस घटिया सी जगह पर भाग गया। उसकी आवाज में जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने वाला वो घटिया टोन साफ झलक रहा था, लेकिन बुयू ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो कोई बेवकूफ नहीं थी। पिछले 3 सालों से ऐसा चल रहा था। भले ही उसने मुझे कभी भी अपने आप से सामने आकर खोजने की कोई बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की थी, लेकिन फिर भी मेरे भौकाल और मेरे हर एक नए कांड की खबरें किसी न किसी तरह उस तक पहुंच ही जाती थी। उसे ये पता था कि मैंने अपने डेब्यू में ही सिस्टम हिला दिया। मेरी हर एक फिल्म को लोगों ने बहुत प्यार दिया और उसने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था। उसे मालूम था कि मैंने कितने बड़े अवार्ड जीते हैं। उसने तो अपने चमचों से मेरी सारी टिकटें भी खरीदवाई। उसने मेरे वो सारे पोस्टर और उन चीजों का सारा सामान भी जमा कर लिया था जिनका मैं प्रचार करता था। वो सारी की सारी चीजें उसके एक बहुत ही खुफिया और छिपे हुए दराज में थी। बस उसने खुद को कभी भी मुझे ढूंढने के लिए मेरे पास आने की परमिशन नहीं दी थी। अगले ही पल उसकी नजरों ने उस पूरी भीड़ को एकदम चीर कर रख दिया। उसकी नजर सीधे जाकर मुझ पर एकदम टिक गई, जो अभी अभी ही कुछ खतरनाक बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स के कड़े पहरे के बीच में से होकर उस आम से रास्ते से बाहर निकल कर आया था। बस उस एक ही नजर में उसको ये महसूस हो गया कि असली जिंदगी में मैं उस सादे से पोस्टर से भी कहीं ज्यादा एकदम कातिलाना और बहुत ज्यादा चमकता हुआ सितारा लग रहा था। जैसे ही वो उस लोगों के पूरे समंदर के पार मुझे घूर कर देख रही थी, तभी अचानक एक लड़की चेहरे पर स्माइल लिए एकदम कड़क और लाल गुलाबों का गुच्छा लेकर भीड़ से बाहर निकली। वो लड़की चलते हुए सीधा मेरे पास ही आ गई थी और वो कोई और नहीं बल्कि शियांग परिवार की असली वारिस शियांग शिंजी थी। उसने बहुत ही आराम से मेरे हाथ से वो मेरा छोटा वाला सामान ले लिया और फिर थोड़ा सा झुककर मेरे कान में चुपके से कुछ कहा। उसकी वो मजेदार बात सुनकर मेरी तो हंसी ही छूट गई। ये सारा नजारा देखकर बुयू का चेहरा एकदम से बुरी तरह गुस्से में तमतमा गया था। वहाँ का पूरा माहौल ही अचानक से बहुत भारी और एकदम खतरनाक खौफ वाला हो गया था। उसके बगल में खड़ा हुआ जुन भी डर के मारे कांपने लगा था। फिर पीछे से धक्का मुक्की करती हुई उस पूरी की पूरी भसड़ वाली भीड़ ने उन दोनों को ढकेल कर सीधा पार्किंग एरिया की तरफ भेज दिया। ये तो एकदम अजब ही इत्तेफाक था कि बुयू की गाड़ी मेरी पूरी टीम की उस लंबी वाली लिंकन गाड़ी के बिल्कुल पास में ही खड़ी हुई मिली थी। बुयू ने देखा कि शिंजी बहुत प्यार से मेरे लिए गाड़ी का गेट खोल रही थी और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने के लिए झुका, मुझे अचानक से एक तगड़ा खिंचाव महसूस हुआ। मैंने अपना सिर घुमाया और मेरी नजर सीधे बुयू से टकराई। उसके अगले ही पल मैंने बस हल्के से सिर हिलाया। वो यहाँ क्या कर रही थी मुझे उस बात से रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी वक्त बुयू का दिल एकदम से धक धक करके उसके गले तक आ गया था और उसे अपने शरीर के अंदर दौड़ते हुए खून की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन अगले ही पल वहाँ एकदम से श्मशान जैसी गहरी शांति छा गई जब उसने मेरी आंखों में एकदम अजीब सी दूरी और बहुत ज्यादा खालीपन देख लिया। मैंने बस उसकी तरफ हल्का सा सिर हिला दिया, जैसे मैं अपने किसी मामूली और 2 कौड़ी के फैन को जवाब दे रहा हूँ जिसने मुझे इस भीड़ के बीच गलती से पहचान लिया हो। फिर मैंने बड़े चिल तरीके से अपनी नजरें उससे हटा ली और झुककर सीधा अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया। मैंने वहाँ 1 सेकंड के लिए भी रुकना जरूरी नहीं समझा। उसी वक्त शिंजी की नजर भी बुयू पर पड़ गई थी और उसने बिना कुछ बोले चुपचाप से मेरी उस शानदार गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। उसने खिड़की के शीशे में से ही बुयू की तरफ देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाई और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और अगले ही पल मेरी वो काले रंग की लंबी लिंकन गाड़ी वहां से तेजी से भाग निकली। वो गाड़ी पलक झपकते ही उस एयरपोर्ट की पार्किंग के गेट से एकदम ओझल हो गई और ये पूरा का पूरा नजारा देखकर बुयू अपनी जगह पर जैसे पत्थर की मूरत बन गई। जुन जो उसके बिल्कुल पास खड़ा था उसने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन शायद उसने कुछ भी नहीं सुना। उसके कानों में बस एक अजीब सी भिनभिनाहट गूंज रही थी और कुछ भी नहीं।
उसके दिमाग में बस एक ही आवाज बार बार हथौड़े की तरह बज रही थी। मैंने उसे देखा पर सीधा इग्नोर कर दिया। फिर होटल रूम में वापस आकर वो सीधे सोफे पर धड़ाम से गिर पड़ी। वो पूरी रात एक पल के लिए भी नहीं सो पाई और एयरपोर्ट का वो पूरा सीन उसके दिमाग में फिल्म की तरह घूम रहा था। मेरा उसे ऐसे देखना जैसे कि वो कोई 2 कौड़ी की अजनबी लड़की हो। मेरे और शिंजी के बीच की वो शानदार और एकदम भौकाल वाली केमिस्ट्री, और उसके बाद शिंजी का वो आग लगाने वाला घमंड से भरा हुआ इशारा उसकी जान निकाल रहा था। ये सारी की सारी छोटी बातें उसकी चमड़ी में एकदम जहरीली सुई की तरह बहुत ही गहराई से चुभ रही थी, जिससे उसे अब एकदम अपनी असली औकात का तगड़ा एहसास हुआ। वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मैंने उसकी तरफ उस अजनबी और अजीब सी नजर से कैसे देख लिया। मेरा सत्यानाश हो गया। और उससे भी ज्यादा बुरी बात उसके लिए ये थी कि मेरे बगल में अब कोई और लड़की आकर खड़ी हो गई थी। वो गुस्से में तमतमाते हुए एकदम झटके से उठी। वो सीधे उस बड़ी दारू की अलमारी के पास गई और अपने लिए एकदम कड़क शराब का एक पूरा गिलास भर लिया और फिर बिना कुछ सोचे समझे उसने अपना सिर पीछे किया और उसे एक ही झटके में गटक गई। गिलास खत्म करते ही उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने असिस्टेंट को कॉल लगाते हुए एकदम तेज आवाज में बोली, मुझे फैंगशू का जिंगबेई वाला पूरा एड्रेस इसी वक्त अभी के अभी मेरे फोन पर चाहिए। अगले पूरे हफ्ते का उसका क्या प्लान है? और शिंजी, आखिर वो इस आदमी के साथ पिछले 3 सालों से क्या गुल खिला रही है? मुझे हर एक छोटी बात जाननी है। उसका फैंगशू के साथ आखिर क्या लफड़ा चल रहा है? मुझे इस चीज की एकदम पक्की और पूरी रिपोर्ट चाहिए, और वो भी जितनी जल्दी हो सके। ऑर्डर देने के बाद वो बेचैन होकर खबर का इंतजार करते हुए पूरे कमरे में इधर से उधर चक्कर काटने लगी। उसका गुजरने वाला हर एक मिनट और हर एक सेकंड उसे ऐसा लग रहा था जैसे सालों के बराबर लंबा हो। और फिर जाकर कुछ घंटों की बेचैनी के बाद उसके असिस्टेंट ने उसे वापस कॉल किया। उसने उस पूरी की पूरी छानबीन की एकदम पक्की रिपोर्ट उसे दे दी, जिसमें मेरा नया पता और मेरा सारा का सारा पूरा रूटीन लाइन से लिखा हुआ था। लेकिन शिंजी के बारे में जो बातें उसमें लिखी हुई थी उन्हें पढ़कर बुयू का दिल और भी ज्यादा गहराई में डूबता ही चला गया। शिंजी एक बहुत ही अमीर और रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखती थी और वो खुद भी एक नंबर की काबिल लड़की थी। जब से मैं 3 साल पहले इस देश को छोड़कर विदेश गया था, तब से लेकर इस खानदानी अमीर लड़की ने अपना पूरा का पूरा फोकस यूरोप की तरफ घुमा दिया था। वो पेरिस में पूरी तरह सेटल हो गई और उसने एक इन्वेस्टर बनकर मेरे लिए भी बड़े आराम से रास्ता बना दिया था। उसने अपनी तगड़ी पहचान और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके फैशन और फिल्मों की इस दुनिया में एकदम मजबूती से मेरे पैर जमाने में मेरी बहुत ही ज्यादा और तगड़ी मदद की थी। इन बीते 3 सालों में वो एक पहरेदार की तरह हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही है। हम दोनों बहुत करीब हैं और पूरी दुनिया के लिए हम दोनों बहुत ही पक्के वाले दोस्त हैं। लेकिन क्या हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं? ये सवाल बाहर वालों के लिए हमेशा एक बहुत बड़ी बहस रहा है। अच्छे दोस्त, ये सुनकर बुयू ने एक बहुत ठंडी हंसी हंसी और फिर उसने गुस्से में अपना फोन काट दिया। इस दुनिया में एक आदमी और एक औरत के बीच कभी भी एकदम साफ और बिना किसी मतलब वाली दोस्ती नहीं हो सकती। शिंजी के इरादे में बस एक नजर में ही भाग गई। और तुम मेरे प्यारे फैंगशू, तुमने सच में उस जैसी लड़की को मेरे इतने करीब आने का मौका दे दिया। उसी पल शिन बुयू के मन में एक बहुत भारी खौफ और एकदम कड़क दुश्मनी की भावना आ गई, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार शिंजी नाम से इतनी ज्यादा घिन और भयंकर जलन महसूस की। वो मुझसे एकदम मिलकर बात करना चाहता था और मेरे सामने बैठकर शिंजी के साथ मेरे इस लफड़े और रिश्ते के बारे में आमने सामने सीधे पूछना चाहता था कि सच में माजरा क्या है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ठीक 1 हफ्ते बाद एक मौका आ ही गया। मेरे असिस्टेंट ने मुझे आकर बताया कि मैं एक बहुत ही जबरदस्त फैशन ब्रांड के तगड़े शो की आफ्टर पार्टी में फुल भौकाल के साथ जाने वाला हूँ। शिन बुयू ने वहां अंदर जाने का पास जुगाड़ने के लिए अपने सारे बड़े संपर्कों का इस्तेमाल किया और उसे न्योता मिल गया। वो पार्टी एकदम रापचिक और पुरानी ऐतिहासिक हवेली में रखी गई थी। जैसे ही शिन बुयू ने वहां अपनी एंट्री मारी, उसने तुरंत मुझे भीड़ में ढूंढ लिया। उस वक्त मैं दुनिया के कई एकदम जाने माने और फेमस डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ खड़ा होकर बहुत ही मजे में अपनी बातें कर रहा था और एकदम फर्राटेदार फ्रेंच और इंग्लिश भाषा में बात करते हुए माहौल बना रहा था। शिन बुयू के हाथ में वाइन का गिलास था और वो दूर भीड़ के उस पार से मुझे ही लगातार घूर रही थी। वो वहां खड़े होकर एकदम सब्र के साथ इंतजार कर रही थी जब तक उसने ये नहीं देखा कि मैं थोड़ा थक गया हूँ और आराम करने के लिए अकेले ही बाहर बगीचे की तरफ जाने वाले टेरेस पर चला गया। यही वो सही समय है, उसने मन में सोचा और फिर बिना कोई भी आवाज किए चुपचाप दबे पांव मेरे पीछे पीछे वहां आ गई। उस टेरेस पर रात की एकदम ठंडी और मस्त हवा चल रही थी। मैं वहां रेलिंग के सहारे खड़ा होकर दूर उस शांत झील को बहुत ही मजे से अपनी आंखों से घूर रहा था। शिन बुयू मेरे पीछे आई और अपने दिल की धड़कनों को एकदम शांत करने के लिए एक बहुत ही गहरी सांस ली। पर जब वो वहां मुंह खोलकर बोलने लगी तो उसका टोन एकदम इल्जाम लगाने वाला ही था। ये तेरे और उस शिंजी के बीच में आखिर क्या बसर चल रही है? मुझे उसके अचानक वहां आने से जरा भी हैरानी नहीं हुई थी, पर मैंने उसकी तरफ अपना सिर घुमाकर देखने की जरा भी जहमत नहीं उठाई। अरे क्या ये प्रेसिडेंट शिन है? बहुत दिन हो गए मिले हुए, पर ये आपकी सिरदर्दी बिल्कुल नहीं है कि मैं किसके साथ घूम रहा हूँ और क्या कांड कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको अपनी हर एक बात की पूरी खबर देनी चाहिए। मेरे इस रूखे एटीट्यूड और प्रेसिडेंट शिन कहने के उस एकदम अजीब तरीके से शिन बुयू का दम बुरी तरह से घुटने लगा। वो मेरे और ज्यादा करीब आई और उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। फैंगशू पूरे 3 सालों के लिए शहर छोड़कर जा रहा है। क्या तुमने सही और गलत पहचानने की अपनी अक्ल भी पूरी तरह से खो दी है? तुम्हें क्या लगता है कि वो शिंजी किस तरह का नीच और घटिया इंसान है? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो मुझसे भी ज्यादा लोगों के साथ मजे मारता है? आखिर वो तुम्हें दे ही क्या सकता है? उसकी ये बात सुनते ही मैं पीछे मुड़ गया और शिन बुयू को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगा। प्रेसिडेंट शिन, मुझे नहीं लगता कि आपके पास दूसरों के बारे में इतनी बातें करने का कोई हक है। तुम कहती हो कि शिंजी बाहर लड़कियों के साथ बहुत मजे मारता है। ये तो एकदम हंसी वाली बात है। कैपिटल सर्कल में मुझे भी एकदम नंबर 1 प्लेबॉय माना जाता था। हम दोनों की जोड़ी तो एकदम कड़क लगेगी। और इसके अलावा शिंजी ने कभी भी मेरे लिए अपने सच्चे प्यार को छिपाया नहीं है और वो मेरी हर पसंद और मेरी हर इच्छा की पूरी इज्जत भी करता है। उन लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं जिनके दिल में शुरू से लेकर आखिरी तक बस कोई और ही बसा हुआ था, और वो फिर भी प्यार का एकदम झूठा नाटक करके किसी दूसरे इंसान की जवानी के पूरे 3 साल पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। शिन बुयू, अब तुम ही बताओ कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा घटिया इंसान कौन है? मेरे ये शब्द एकदम जोरदार तमाचे की तरह थे जो सीधे जाके शिन बुयू के चेहरे पर बहुत ही बुरी तरह से पड़े और उसके चेहरे का रंग पलक झपकते ही पूरी तरह से उड़ गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला पर मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकला। ठीक उसी पल एक आवाज आई, मैं सोच ही रहा था तुम कहाँ हो, और तुम तो यहाँ एक ऐसे इंसान के साथ फालतू की बातों में उलझे हुए हो जिससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। शिंजी अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए सीधा हमारी तरफ आ गया और उसने बड़े ही प्यार से अपने हाथ को मेरे चारों तरफ लपेट लिया।
प्रेसिडेंट शिन, आपको बहुत लंबे समय के बाद देखा। आप यहाँ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ आखिर क्या गुटरगू कर रही हैं? मुझे तो यहाँ का ये माहौल जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा बॉयफ्रेंड, ये शब्द सुनते ही शिनबुयू के कानों में एकदम तेज घंटियां बजने लगी। उसका सिस्टम हैंग हो गया। उसने अचानक अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे वो मेरे सामने पूरी तरह से गिड़गिड़ा रही हो कि मैं इस बात को साफ झूठ बता दूं। उसका बस एक बार त्योरियां चढ़ाना ही मेरे लिए काफी होता, लेकिन मैंने बस शिनशिनजी की तरफ अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और बिना कुछ बोले उसकी इस बात को एकदम सच मान लिया। मैंने शिनबुयू या शिनशिनजी की तरफ एक बार भी पलट कर नहीं देखा और शिनबुयू के चेहरे के हर भाव को देखा। मैं खुद को हंसने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाया। मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट शिन और हमारे फेंगशू के बीच में कोई पुराना रिश्ता था, पर अब वो सब कुछ बहुत पुरानी बात हो चुकी है। मेरे साथ रहकर फेंगशू एकदम रापचिक और मस्त जिंदगी जी रहा है, क्योंकि मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब से प्रेसिडेंट शिन को अपनी नाक इसके बीच में अड़ाकर बिना मतलब खुद को कोई भी परेशानी देनी चाहिए। वो बोलते बोलते रुक गया और उसने एक बहुत ही गहरी नजर से शिनबुयू को घूर कर देखा। अननोन बंदा, तुम फांग जुन को मजे मारने के लिए साथ क्यों नहीं लाई? या तुम इस बार सिर्फ उस नीच के साथ अयाशी करने के लिए ही बाहर आई हो? मैं कितनी घटिया बात है। इतना बोलकर उसने शिनबुयू को कुछ भी बकने का मौका नहीं दिया और मुझे वहां से खींचकर अपने साथ ले गया। मेरे तो तोते उड़ गए, भिड़ू कसम। वो चुड़ैल वहीं बुत बनकर खड़ी रही और हमें एक साथ जाते हुए बेबसी से देखती रही। उसका हाथ जो नीचे लटक रहा था अब भयंकर गुस्से से एक बहुत टाइट मुट्ठी में बदल चुका था। ये पहली बार था जब उसने महसूस किया कि चुभने वाला दर्द असल में क्या होता है। उस पार्टी से वापस लौटने के बाद से ही उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। कसम से भिड़ू, उसका ऑरा इतना डरावना था कि क्या बताऊं। फांग जुन ने तुरंत उसके इस अजीब से बर्ताव को भांप लिया और फिर वो उसके पास गया। पास जाके एक्स्ट्रा सावधान हो गया और झूठी फिक्र दिखाते हुए उसके भयानक गुस्से को शांत करने की पूरी कोशिश करने लगा। उसी काली रात को वो एक गर्म दूध का गिलास लेकर बिना कुछ बोले सीधे उसके कमरे में घुस गया और बोला, क्या तुम आजकल बहुत ज्यादा थक रही हो? मेरी जान, मुझे तो एकदम ऐसा ही लगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर दूं? याद है जब हम पहली बार मिले थे तब मैं पेड़ पर फंसी एक बिल्ली को बचाते हुए सीढ़ी से लगभग नीचे ही गिर गया था। उसके बाद तुमने मेरी मदद की और हम साथ आ गए। मैंने तब भी तुम्हें ऐसे ही प्यार से मालिश दी थी। मेरी रूह काम गई थी सच। तुमने कहा था कि वो बहुत अच्छा लगा था। उसने अपनी पहली मुलाकात से उसकी पुरानी यादें ताजा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसकी बकवास बातें सुनी तो सच में यार उसका माथा और भी ज्यादा ठनक गया। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में अचानक से बहुत समय पहले का एक अजीब सा सीन फ्लैश होने लगा था। फांग परिवार के एक बहुत ही पुराने नौकर के बुदबुदाए हुए शब्द याद आए कि वो बचपन से ही छोटे जानवरों से सख्त नफरत करता था और उसने तो एक बार सच में हद कर दी, छुपकर पड़ोसी की मासूम बिल्ली को भी मार डाला था। तभी उससे अचानक मेरे वो सारे तीखे ताने याद आ गए जो मैंने कभी उस नीच के बारे में मारे थे। सत्यानाश, पहले तो उसने कभी मेरी उन बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया था और उल्टा उसे लगा कि मैं जानबूझकर उसे बदनाम कर रहा हूँ, लेकिन इस पर उसे अचानक से कुछ समझ आ गया था। इसलिए उसने बहुत ही चालाकी से बिना किसी को शक हुए उस ढक्कन का गंदा हाथ झटक कर एक तरफ कर दिया और सीधा बोला, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकल लो। मैं अभी कुछ देर के लिए एकदम अकेला रहना चाहती हूँ। और उस फट्टू की आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई और वो चुपचाप वहां से खिसक लिया। कुछ दिनों बाद जब उसका वो स्मार्ट असिस्टेंट घर से भेजी गई कुछ बहुत ही पुरानी और बेकार फाइलों को अच्छे से सेट करके एक जगह लगा रहा था, तो अचानक उसके हाथ कई साल पुरानी एक छुपा कर रखी गई सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लग गई, जो मेरी मां की उस जानलेवा कार दुर्घटना के संदिग्ध हालातों के बारे में पूरी जानकारी देने वाली एक सॉलिड कॉपी थी, जिसमें साफ लिखा था कि वो भयंकर एक्सीडेंट कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल था और सारा का सारा सिस्टम एकदम हैंग हो गया। वहां कुछ ऐसे सबूत मिले जो साफ इशारा कर रहे थे कि किसी